आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने आज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बैठक कंप्लीट करके उन्होंने उस समय जो डिसीजन लिया उसकी आज बातें की। रेपो रेट कैसे बढ़ाया है और इकोनॉमी की कंडीशन क्या है, इन्फ्लेशन को लेकर के फोरकास्ट क्या है और इकोनॉमी के सामने क्या चैलेंजेस हैं, इन तमाम चीज़ों में चर्चा हुई है दोस्तों। रेपो रेट को लेकर के हर एक चीज़ में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो के बाद मुझे नहीं लगता आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। इसीलिए वीडियो को इत्मीनान से प्लीज़ अंत तक देखिएगा। बहुत हद तक आपको समझ में आएगा कि इकोनॉमी में आखिर अंदर चल क्या रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूं मैं आरबीआई पॉलिसी की कमेटी की जो बैठक के बाद शक्तिकांत दास जी ने जो बातें कही हैं उसके ऊपर। तो अब क्या कहा है उन्होंने, इन तमाम चीज़ों में सीधा लेकर के चलता हूं दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले देखिए 9:30 बजे से जो चीज़ें शुरू होती हैं वहां से शुरू करते हैं। तो आप पाएंगे दोस्तों दैट रिसेशन प्रोबेबिलिटी, अभी जो सबसे बड़ा डर है लोगों के बीच में वो ये है कि मंदी कैसे आएगी। तो मंदी के ऊपर जो प्रोबेबिलिटी के ऊपर जो उन्हें कहा, आप देखिए, द रिस्क ऑफ रिसेशन इन अ हैंडफुल ऑफ एशियन इकोनॉमीज इज राइजिंग एज हायर प्राइस पर सेंट्रल बैंक टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ देयर इंटरेस्ट रेट। तो इनमें ये कहना है कि हाँ भाई, जो इंटरेस्ट रेट है उन्हें लगातार हाई करना जा रहा है, सेंट्रल बैंक्स हाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत है, जिसके कारण रिसेशन की के लिए जो बातें हैं और जो रिसेशन का डर है वो वाकई में है। लेकिन अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट ब्लूमबर्ग सर्वे ऑफ इकोनॉमिस्ट, बट इंडिया हैज जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्लिपिंग इनटू रिसेशन। अब आप समझिए, मुझे याद है दोस्तों कि इतने सारे वीडियोस बनने थे, बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया और श्रीलंका में खुशहाली छा गई है, पाकिस्तान तो भैया पता नहीं क्या हो रहा है वहाँ पे। और मतलब हर एक चीज़, हर एक फ्रंट में सिर्फ और सिर्फ डीमोरलाइज करना। मैं ये नहीं कहता दैट इन अवर इकोनॉमी देयर इज नो एनी चैलेंजेस। इतनी जाइंट इकोनॉमी के पास दोस्तों चैलेंजेस हमेशा रहेंगे। ऐसा कोई भी वक्त नहीं हो सकता कि इंडियन इकोनॉमी जैसी आप कह सकते हैं जो इकोनॉमी है उसमें चैलेंजेस ना हो। हर एक फ्रंट पे रहेंगे, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट इशू हो, चाहे वो इन्फ्लेशन हो और चाहे वो आप कह सकते हैं क्लास डिस्क्रिमिनेशन हो। ये रहेंगे इकोनॉमी में चैलेंजेस। लेकिन जिस तरह से इकोनॉमी हैंडल की जा रही है, और दोस्तों सिर्फ इस बार ही नहीं, हमेशा से अप्स एंड डाउन्स इकोनॉमीज में आते हैं, लेकिन भारत तब भी मजबूत था, आज भी रहेगा। हाँ, चैलेंजेस जो हैं उसे हमें एड्रेस करना पड़ेगा, उससे अगर हम भागेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, अगर जब हम अच्छा भी करें तो भी वर्ल्ड की जो कह लीजिए एजेंसीज हैं लगातार सिर्फ और सिर्फ हमें डीमोरलाइज करें, डिस्टेबलाइज करें। मैं किसी भी कह सकते हैं, आप किसी भी उस मैटर पे बात नहीं कर रहा हूँ कि भाई ये अच्छी चीज़ है वो बुरी चीज़ है। जो चीज़ है वो हमें दिखती है। क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हैं, नो डाउट बढ़े हैं, महंगाई बढ़ी है, नो डाउट बढ़ी है, लेकिन ये चीज़ समझिए कि जिस तरह की पूरी दुनिया के आज हालात हैं, भारत बहुत ही शानदार जगह खड़ा है। चैलेंजेस बहुत सारे हैं, हमें उसे अभी भी एड्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जो हैं, जो हमारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं उसे भी हम भूल जाएं। मैं ऐसा इतना इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, आप ज़रा देखें डेटा तो आप पाएंगे कि रिसेशन प्रोबेबिलिटी फॉरकास्ट अगर आप देखेंगे, श्रीलंका 85%, ये तो दोस्तों तबाह हो चुका है, रिसेशन की इसमें बात ही नहीं करनी। न्यूजीलैंड 33%। अब आप मुझे बताइए, वो छोटी सी इकोनॉमी है वो न्यूजीलैंड, वो रिसेशन में जा रही है। साउथ कोरिया, जापान, चाइना, हांगकांग, आप समझिए ये, इसको अगर आप हटा दें, ऑस्ट्रेलियन रीजन की ये, तो तमाम ये दोस्तों जाइंट एशियन इकोनॉमीज हैं। ताइवान, पाकिस्तान, मलेशिया, हर कोई। सिर्फ एक भारत है दोस्तों जो जीरो में है, 0% प्रोबेबिलिटी। तो जहां पे अप्रिशिएट करना चाहिए वहां हमें करना ही चाहिए दोस्तों, ठीक है। ये तो बात हो गई किस चीज़ की, ये होगी कि भाई हम इन्फ्लेशन में जा रहे हैं कि नहीं। आगे अगर हम चलेंगे तो आप पाएंगे, देखिए, नो चांस ऑफ इंडिया स्लिपिंग इनटू स्टैगफ्लेशन। ये बड़ा फैंसी वर्ड आप बहुत सुनते होंगे कि स्टैगफ्लेशन हो रहा है, स्टैगफ्लेशन आने वाला है। तो देखिए, इसको लेकर की बात कही जा रही है, आपको देखना चाहिए। India's macroeconomic fundamentals are intact and there is no risk of the economy entering into recession or stagflation। ये किन्होंने कहा? ये फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने कहा है। I would like to say there is no question of India getting into stagflation। ये क्या है मैं आपको आऊंगा। और what it is called in the US technical recession। She said, replying to a discussion in the Lok Sabha on the price rise, there is absolutely zero probability of India slipping into recession, ठीक है। और
अगर आप देखेंगे ना इस चीज़ को, तो आप देखें इधर, व्हाट इज स्टेगफ्लेशन। तो देखिए सिंपल वर्ड में ये है, स्टेगफ्लेशन इज अ मैसिव टर्म कंबाइनिंग द वर्ड स्टेग्नेशन एंड इन्फ्लेशन। स्टेग्नेशन यानी कब, जब थोड़ी गिरावट हो जाए दोस्तों, चीज़ें थोड़ी नीचे धीरे हो जाएं, या थोड़ी चीज़ें कह सकते हैं आप कह सकते हैं स्लो डाउन हो जाएं। और इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, आपको पता है। इट डिस्क्राइब्स एन इकोनॉमी दैट इज माल फंक्शनिंग। ये इस तरह की इकोनॉमी है जो बहुत खराब या माल फंक्शन कर रही है, या सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रही, जिसमें जो प्राइस है वो कीप सोरिंग, जो कह लीजिए महंगाई है वो लगातार बढ़ती रहती है, while economic growth, the rate of increase in the output of the good and service slums, और जो रेट ऑफ इंक्रीज इन द इनपुट आउटपुट गुड है वो लगातार दोस्तों इंक्रीज होते जाते हैं, ठीक है। और द लैक ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर द टाइम कैन लीड टू हायर एम्प्लॉयमेंट। और जब देखिए, जब क्या होगा ना, जब जो महंगाई है वो लगातार बढ़ती रहेगी, द रेट ऑफ इंक्रीज द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और जो इंक्रीज आउटपुट है रेट गुड्स और सर्विसेज का वो बढ़ेगा, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। और यदि अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो इसका बहुत सिंपल आंसर है, ये कॉम्बिनेशन है हाई इन्फ्लेशन और हाई एम्प्लॉयमेंट का। जब भी ऐसी इकोनॉमी में जब इन्फ्लेशन बहुत हाई हो जाए और जो अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी दर है वो बहुत बढ़ जाए, उस सिनेरियो को स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। और अभी सरकार का तो ये मानना है कि दूर दूर तक हमें ये चीज़ नहीं दिख रही, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका स्टैगफ्लेशन। आगे चलेंगे तो देखिए, द रुपी स्ट्रेंथन अहेड ऑफ आरबीआई डिसीजन। आरबीआई डिसीजन से पहले रुपी हमारा मजबूत भी हुआ। द रुपी फर्म्ड अहेड ऑफ सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन ऑन फ्राइडे, सपोर्टेड बाय ओवरनाइट वीकनेस इन ऑयल प्राइसेस एंड यूएस डॉलर। यूएस डॉलर थोड़ा कमजोर हुआ पिछले रात दोस्तों, एक रात में, और लगातार कच्चे तेल की जो कीमत है उसमें गिरावट हो रही है। और देखिए वर्ल्ड की इकोनॉमी किस तरह काम करती है। अगर आपको पता हो, जो बाइडेन दोस्तों अभी गए थे वो सऊदी अरेबिया, ठीक है। सऊदी अरेबिया वो इसलिए गए थे कि भाई अरब देश वाले, सऊदी अरेबिया बोले भाई हम आउटपुट बढ़ा रहे हैं, क्रूड ऑयल के दाम नीचे आएंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अचानक से आप देखेंगे $5 बिलियन की आर्म सेल्स का अप्रूवल मिल गया जो बाइडेन की तरफ से, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सऊदी अरेबिया को, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक समय से रोक के रखा था। और ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती इन लोगों की। पहले आप इकोनॉमी की ऐसी तैसी कर देते हो छोटे और पूरी दुनिया की, उसके बाद जब आपको ये करना ही था भाई पहले कर देते। अब स्टैंड लो तो पूरा लो, नहीं तो यार मत करो, ये तुम्हारे कारण परेशानी होती है पूरी दुनिया को। अब जैसे ही आपने ये काम किया, क्रूड ऑयल का कच्चे दाम के दाम आप देखिए धीरे धीरे नीचे आने शुरू हो गए, क्योंकि सऊदी का ये था कि भाई आप हमारी आम जो हमारे जो परचेज है उसको अप्रूव कीजिए। और $5 बिलियन की आर्म सेल का अप्रूव हो रहा है, और अब ऐसा देखा जा रहा है कि शायद क्रूड ऑयल के दाम नीचे आए। तो ये पावर दोस्तों सऊदी अरेबिया की। आप समझिए कच्चा तेल, जो लोग कहते हैं ना कि वो बस जाने वाला, ऐसा कहीं नहीं जाने वाला। वो आज भी कच्चे तेल की पावर बहुत ज़्यादा है दोस्तों। और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत पहले ये चीज़ कर लेनी थी, तो ये पूरी दुनिया को ये सब भुगतना नहीं पड़ता, ठीक है। आगे चलते हैं तो देखिए, इंडिया अफेक्टेड बाय ग्लोबल सिचुएशन। आरबीआई गवर्नर 10 बजे मीटिंग शुरू हुई। आरबीआई गवर्नर का कहना है कि इंडिया भी जो ग्लोबल सिचुएशन है उससे इफेक्ट हो रहा है। इंडिया ग्रैपलिंग विथ हाई इन्फ्लेशन। इंडिया जो है एक हाई इन्फ्लेशन से कह लीजिए लगातार घिरता चला जा रहा है, उसकी चपेट में आता जा रहा है, ठीक है। और यही कारण है आरबीआई रेजेस रेपो रेट बाय 50 बेसिस पॉइंट टू 5.4%। और 50 बेसिस पॉइंट्स के बढ़ाने के बाद अब जो रेपो रेट हो गई है 5.4% हो गई है, ठीक है। अब भाई रेपो रेट बढ़ गई। अब रेपो रेट क्या है, कई लोगों को पता होगा, बिल्कुल जिनको नहीं पता, देखिए व्हाट इज रेपो रेट। व्हाट इज रेपो रेट विद एन एग्जांपल। तो देखिए, द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक ऑन द कैश बोरोड बाय कमर्शियल बैंक्स। जो बैंक्स होते हैं ना, कमर्शियल बैंक्स दोस्तों, वो जो आरबीआई से पैसे लेते हैं उधार पे, उसकी इंटरेस्ट रेट जो होती है वो होती है रेपो रेट। और अगर आप सोच रहे होंगे भाई रेपो रेट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, तो देखिए what happens when repo rate increases, when the repo rate increases the cost of borrowing with the bank also increases। भाई अगर हम जो इंटरेस्ट रेट है या उसको बढ़ा देंगे तो भाई जो पैसा बैंक लेगी आरबीआई से वो भी महंगा हो जाए, महंगे दरों पे लेगी, which is पास ऑन देयर अकाउंट होल्डर। और वो किसको पास करेगी भाई, अपने कस्टमर को ही। आखिरी में जो कह लीजिए दोस्तों, जो महंगाई का सबसे ज्यादा मार पड़ती है किसे, हम आम नागरिक को, हम आम ग्राहक को बैंक्स के। और सबसे लास्ट में राहत मिलती है आरबीआई एसबीआई को। लगातार बोलना पड़ता है बैंकों को कि भाई हम रेपो रेट लगातार घटा रहे हैं, हम पास ऑन क्यों नहीं करते।
पास ऑन में बैंक्स बहुत समय लगाते हैं, लेकिन बढ़ाने के लिए आप देखेंगे तुरंत बढ़ने लग जाती हैं चीज़ें, ठीक है। इंटरेस्ट रेट ऑन लोन एंड डिपॉजिट रेट्स, दिस ऑल्सो मेक्स बोरिंग मनी फ्रॉम द बैंक अ कॉस्टली अफेयर। मतलब भाई साहब, अब आपकी जो कह लीजिए लोन्स हैं, लोन्स के इंटरेस्ट रेट हैं, पर्सनल लोन के इंटरेस्ट रेट हैं, और आप कह सकते हैं जो बाजार में मनी का इन्फ्लो है वो कम होता है, और इसके कारण रिसेशन का खतरा बढ़ता है। यानी बाजार में जो लिक्विडिटी है वो धीरे धीरे गायब होने लगती है, और इसीलिए रेपो रेट का बढ़ना कई सेंट्रल बैंक्स अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन इन्फ्लेशन को कम करने के लिए यही एक हथियार है दोस्तों, ठीक है। आगे अगर हम चलें तो आप देखिए SDF रेट एडजस्टेड टू 5.15%, MSF एंड बैंक रेट रिवाइज टू 5.65%। SDF और MSF का रेट रिवाइज करके 5.65 कर दिया गया है, और SDF का जो रेट है वो एडजस्ट करके 5.15% कर दिया गया है। भाई SDF और MSF क्या होता है, तो देखिए अपन इसकी चर्चा करें तो आप देखिए MSF क्या होता है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इज अ प्रोविजन मेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थ्रू विच scheduled commercial banks can obtain liquidity overnight if interbank liquidity completely dry up। देखिए क्या होता है ना, कभी कभी जो आपस में जो कह लीजिए आप बैंक्स कुछ चीज़ों के लिए इंटरबैंक फैसिलिटी करते हैं, पैसे आपस में कैश ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे पे, वो इंटरेस्ट पे ही करते हैं, लेकिन जब वो भी चीज़ें ड्राई अप हो जाती ना, तो आरबीआई जो स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को पैसा देती है उसे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहते हैं, जो एक रात के लिए दी जाती है अपनी मिनिमम कैश फ्लो, ये सब के लिए दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए रेपो रेट इज नाउ बैक टू प्री पेंडेमिक लेवल, और अब देखिए रेपो रेट प्री पेंडेमिक लेवल में है, हाईएस्ट है सिंस अगस्त 2019, ठीक है। यानी जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। लाइफ इज अ फुल सर्कल। नाउ इंडिया फेसिंग 13.3 बिलियन US डॉलर कैपिटल आउटफ्लो इन लास्ट फ्यू मंथ्स। आप समझिए 13.3 बिलियन US डॉलर की आउटफ्लो हुई है, आरबीआई का ये कहना है पिछले कुछ महीनों में। और ये दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर हैं और DIIs हैं, आपके और मेरे जैसे छोटे रिटेल निवेशक हैं जो बाजार को गिरने से रोके हुए हैं। हर एक गिरावट में हम खरीदारी कर रहे हैं, ठीक है। और देखिए IMF हैज रिवाइज डाउनग्रेड इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शन एक्सपेक्ट्स रिस्क ऑफ रिसेशन। और भाई जो IMF है, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसका कहना है इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शन जो है उसको स्लो किया है और रिसेशन का खतरा बढ़ता हुआ बताया गया है। और देखिए मैं दुनिया में बहुत लोगों में भरोसा कर सकता हूँ, IMF की रिपोर्ट्स के ऊपर मैं काफ़ी हद तक, अब कहना नहीं कि वो बहुत बड़ी कह लीजिए इकॉनमी बहुत बड़ी जगह है दोस्तों, वो कई उनकी प्रोडिक्शन भी सही होते हैं, बट स्टिल आई रिस्ट्रेन फ्रॉम IMF, कह लीजिए आप कह सकते हैं जो भी वो बातें कहते हैं, ठीक है, क्योंकि कई जगह वो बहुत ज़्यादा बायस दिखते हैं दोस्तों लिटरली में। और खास करके मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, खासकर डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के लिए। आप ये सोच रहे हैं कि मैं भारत के पक्ष में रख रहा हूँ, नहीं, वो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के लिए जिस तरह जब भी वो गए हैं या जब भी वो बातें कहते हैं, बहुत डरावनी बातें कहते हैं वो, ठीक है ना। आगे है कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन हैज़ ईज्ड फ्रॉम इट्स सर्ज इन अप्रैल, ठीक है। जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है वो जो अप्रैल में बढ़ा था उससे थोड़ा नीचे है, बट रिमेन अनकंफर्टेबली हाई एंड अबव अपर थ्रेशोल्ड ऑफ टारगेट। लेकिन जो अभी भी दोस्तों जो आरबीआई की जो कह सकते हैं आप टारगेट है उससे काफ़ी नीचे है दोस्तों, माफ़ कीजिए काफ़ी ऊपर है। यानी इन्फ्लेशन के तौर पे महंगाई जो है अभी भी हमारे कंफर्ट जोन से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, ठीक है। Volatility in global financial markets is impinging upon domestic financial market leading to imported inflation। और जिस तरह से आपको पता है वॉलेटिलिटी पूरे विश्व में चल रही है ग्लोबल बाजारों में, और जिस तरह से डोमेस्टिक फाइनेंशियल मार्केट दोस्तों वो किस तरह इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन यानी बाहर की जो चीज़ें हैं उसके कारण हमारे यहाँ इन्फ्लेशन जो है आ रहा है दोस्तों। जो महंगाई है वो हमारे कारण नहीं है, वो बाहरी चीज़ों के कारण हमारे यहाँ वापस आ रही है, और यही कारण है इस चीज़ के होने का सबसे बड़ा कारण ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है। अब कई लोग हैं ग्लोबलाइजेशन खराब है, बिल्कुल खराब नहीं है दोस्तों। आरबीआई पॉलिसी स्टांस इज रिटेन एट विथड्रॉल एकोमोडेशन, ठीक है। आगे देखिए 10-17 पे इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन अबव द सेंट्रल बैंक 6%। सेंट्रल बैंक का जो कंफर्ट जोन आप कह सकते हैं, जो उनका जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट है 6%, उससे ऊपर ही रहने वाला है इन द सेकेंड थर्ड क्वार्टर ऑफ द फिस्कल ईयर। इस साल के सेकेंड और थर्ड क्वार्टर तक ये जो आरबीआई कंफर्ट जोन है 6%, उससे ऊपर ही रहेगा। फ्रॉम विच द MPC यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी स्ट्रेस दैट सस्टेन्ड हाई इन्फ्लेशन को डिस्टेबलाइज इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन एंड हार्म ग्रोथ इन द मीडियम।
और ये जो 6% का जो आप कह सकते हैं जो हमारी 6% का जो भारत सरकार जो आरबीआई है उसने जो टारगेट रखा है इससे ऊपर रहेगा आने वाले 2 और 3 क्वार्टर तक। ये चीज़ हमारी इकोनॉमी को वाकई क्षति पहुंचा सकती है, हमारे ग्रोथ मीडियम टर्म में उसे हिंडर कर सकती है। ठीक है, आगे देखिए रियल जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर फाइनेंशियल 23 रिटेन एट 7.2%, 7.2% पे रखी गई आरबीआई ने अकेली जीडीपी ग्रोथ को। और मैं आपको बता दूं अगर भारत 7.2% को पाने में कामयाब रहता है, मुझे नहीं लगता इससे कोई अच्छी चीज़ होगी। विश्व में आज के समय में कोई भी ऐसी इकोनॉमी नहीं है भारत जैसी जाइंट इकोनॉमी। मुझे लगता है स्पेन या इटली में से कोई एक है दोस्तों जो शायद इससे ज़्यादा जाएगी, लेकिन उनकी इकोनॉमी हमारे मुकाबले बहुत बहुत ज़्यादा छोटी है। ठीक, आगे देखें और देखिए सीपीआई इन्फ्लेशन आने वाला प्रोडकास्ट क्या है। तो देखिए फाइनेंशियल 23 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन प्रोजेक्टेड एट 6.7%। ठीक है, और ये किस तरह इन्फ्लेशन रहेगा तो देखिए सेकेंड क्वार्टर में 7.1 पर, पहले क्वार्टर जो तो गया दोस्तों माफ कीजिएगा, जो सेकेंड क्वार्टर आने वाला समय उसमें 7.1% रहेगा, तीसरे क्वार्टर में 6.4 हो जाएगा और चौथे क्वार्टर में घट के 5.8% यानी 6% से नीचे आ जाएगा। और जो पहला क्वार्टर होगा अगले साल का दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का, फाइनेंशियल 24 का पहला, उसमें ये 5% रहेगा, यानी कंफर्टेबल जोन पे हम आराम से चले जाएंगे दोस्तों। ठीक है, आगे अगर हम जाएंगे तो देखिए डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी शोइंग साइंस ऑफ ब्रॉडनिंग, रूरल डिमांड शोज मिक्स ट्रेंड। देखिए जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना वो कुछ बढ़ने के चांसेस दे रही है, लेकिन अभी भी जो कंसर्न है भारत का वो है रूरल इकोनॉमी, और रूरल इकोनॉमी अभी भी काफ़ी मिक्स सिग्नल दे रही है दोस्तों। ठीक है, और ये चीज़ दोस्तों वाकई में थोड़ी सी चिंताजनक मुझे लगती है। और मानसून भी काफ़ी अच्छा चला था, अभी कई क्षेत्रों में कह लीजिए मानसून डेफिसिट में है और ये थोड़ा चिंताजनक है दोस्तों। ठीक है, और ये चीज़ सबसे ज़्यादा असर किस में करेगी, हमारे खाद्य पदार्थों के महंगाई दरों पे, यानी एफएमसीजी स्टॉक्स के ऊपर। तो देखिए रूपी के ऊपर दास साहब कहते हैं, आरबीआई गवर्नर साहब, डेप्रिसिएशन हैज हैपेंड इन ऑर्डरली फैशन। देखिए आपको अगर याद होना हो 2013 में रुपी जो था ना वो बहुत ड्रास्टिकली गिरा था, लेकिन अब इसकी एक अच्छी चीज़ ये है कि धीरे धीरे ग्रेजुअली गिर रहा है। और ये बाकियों को लगे कि यार एक साथ गिर जाए धीरे धीरे गिर जाए, इसमें अंतर क्या है, बहुत अंतर होता है दोस्तों। इकट्ठा गिरने के बजाय धीरे धीरे चीज़ें रहें तो इकोनॉमी उसको धीरे सस्टेन कर जाती है। और इसके ऊपर ही कहते हैं Rupee has fared much better than other many reserve currency or Asian currencies. He added, depreciation of rupee is due to strengthening of the dollar rather than any weakness in India's macro fundamentals. Remain focus on maintaining the stability of the rupee. और देखिए सही बात है, पहली चीज डेप्रिसिएशन जो है ना दोस्तों, सबसे बड़ा रीजन जिसका अचानक से बहुत बड़ी गिरावट नहीं, उसके पीछे का रीजन ये है कि जो गिरावट है वो मजबूत डॉलर के कारण हो रही है। और हमारी इकोनॉमी अन्य करेंसीज, अन्य एशियन करेंसीज के मुकाबले काफ़ी हद तक स्टेबल रही है, काफ़ी मजबूत रही है। ठीक है, आगे देखिए यील्ड्स ऑन इंडियाज 10-year bonds rose 7 basis point to 7.23% after RBI's Monetary Committee raised the repo rate by 50 basis point। और अब देखिए जो इंडिया की यील्ड है, 10-year bond यील्ड है, वो 7 बेसिस पॉइंट बढ़ करके 7.23% हो गई है, रेपो रेट 50 बेसिस पॉइंट बढ़ने के बाद। राहत की खबर यह है कि एडिबल ऑयल प्राइस लाइकली टू सॉफ्टन फर्दर। खाने के तेल की जो चीज़ें ना कीमत है ना दोस्तों, वो काफ़ी हद तक आपको घटती हुई दिखाई दे सकती है। आगे देखिए फॉरेन एक्सचेंज मेजर्स वर यूज टू कर वॉलेटिलिटी इन द एक्सचेंज रेट। और जो आप कह सकते हैं जो फॉरेन एक्सचेंज में जो वॉलेटिलिटी, रुपये में जो वॉलेटिलिटी है उसको कम करने के लिए जो हमारे यहाँ यूसेज है, वो जो हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है जो बहुत शानदार है, उसे कह लीजिए उसका यूज़ करके हम रुपये को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आरबीआई प्रपोजेस टू इनेबल स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर फॉर टू ऑफर ऑल फॉरेक्स मार्केटिंग फैसिलिटीज। Standalone primary dealers can offer all forex market making facilities as permitted for category 1 authorized dealer to permit SPDs to deal in offshore rupee overnight index swap market। अब भाई ये वो लोग होते हैं दोस्तों जिसको मार्केट जो कह लीजिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ट्रेड करने का लाइसेंस मिला होता है, वो होते हैं आपके कह सकते हैं प्राइमरी डीलर्स। ठीक, आगे देखिए रुपी अप्रिशिएट 30 सेंट पैसा टू 79.10 अगेंस्ट ग्रीन बैक आफ्टर एमपीसी हाइक। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं हम, ये कि भाई रुपया और मजबूत हो और कुछ नहीं कहा गया है। आगे अगर हम चलें, एक अच्छी चीज़ ये जो हमारे उतनी रेलेवेंस नहीं है कि एनआरआई दोस्तों अब पेमेंट कर पाएंगे होम बिल्स का। इसका एक और ये अच्छी चीज़ हो सकती है कि हमारे यहाँ और भी फॉरेक्स जो एजेंसी जो डॉलर्स हैं वो हमारे यहाँ आ सकते हैं। एक और सबसे पॉजिटिव चीज़ ये दोस्तों कि जो एफपीआईज है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, वो जुलाई में दोस्तों पॉजिटिव हो चुके हैं। इतने समय से इतनी गिरावट हुई उसके बावजूद ये सब वापस से आ चुके हैं, कह सकते हैं आप खरीदारी में, बाजार में वापस आ चुके हैं, हमारे यहाँ खरीदारी मोड में आ चुके हैं, बाइंग इनिशिएट मोड में हो चुके हैं। ठीक है, आगे आप देखेंगे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी लाइव अपडेट इंप्रूव एफडीआई इनफ्लोज improved to $13.3 billion in Q1 this year against 11.6 billion in the corresponding period last year। ठीक है, पिछले साल इसी समय दोस्तों $11.6 बिलियन था एफडीआई इनफ्लोज, वो अब बढ़ के 13.6 हो गया है। और देखिए गरिमा कपूर जो कि इकोनॉमिस्ट इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की इलारा कैपिटल की हैं, वो कहती हैं एमपीसीज यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज डिसीजन हैव बीन इन लाइन विद आवर एक्सपेक्टेशंस गिविंग द इंक्रीजिंग एक्सटर्नल सेक्टर इम्बैलेंस एंड ग्लोबल अनसर्टेनिटीज द नीड फॉर फ्रंट लोडेड एक्शन वाज इंपेरेटिव। देखिए सबको को ये पता है, सब ये जान रहे हैं कि भाई ये बहुत ज़रूरी था। जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जिस तरह से ग्लोबल इकोनॉमीज बढ़ रही हैं, ये बढ़ाना ज़रूरी था। और मैं आपको बता दूं कल या परसों ही बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी 50 बेसिस पॉइंट की जो इंटरेस्ट रेट है वो हाइक की थी। ठीक है, अब अगर हम ऊपर चलें, नीचे ऊपर चलें तो आप पाएंगे इधर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी लाइव अपडेट्स। क्या भाई अपडेट्स क्या रहे, ग्रोथ प्रोजेक्शन क्या रहा। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द गोइंग ऑन फिजिकल हैज बीन रिटेन एट 16.2%। पहला क्वार्टर 16.2% भागा है दोस्तों। उसके बाद 6.2 रहेगा फॉर Q2, सेकेंड क्वार्टर हो जाएगा, फिर तीसरे क्वार्टर में ये घट के 4.1 हो जाएगा और चौथे क्वार्टर में घट के ये 4% हो जाएगा विद रिस्क ब्रॉडली बैलेंस्ड। और ये जो अब लगातार गिरावट देख रहे हैं ना, ये इसलिए क्योंकि जो कह लीजिए जो रिस्क है उसे कह लीजिए एड ऑन कर दिया गया है, और ये मैं काफ़ी सही मानता हूँ दोस्तों। ठीक है, और अब बात करें भाई की इंटरेस्ट रेट, जो मॉनिटर जो की रेट्स वो क्या है। आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा करके 5.4 कर दिया है। एसडीएफ रेट एडजस्ट करके 5.15% हो गया है, और एमएसएफ और बैंक रेट रिवाइज करके 5.65 कर दी गई है। और साक्षी गुप्ता जो प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट है एचडीएफसी बैंक की, वो भी वही कह रही हैं जो मैंने आपको नीचे बताया। कौन कहा था वो, जो कहा था गरिमा कपूर जी ने, जो इलारा कैपिटल की हैं। ठीक है, और ये साक्षी गुप्ता जी कहती हैं कि भाई आरबीआई जो फ्रंट लोड लगातार कर रही है ना रेट हाइक करके, वो एक्सपेक्टेशन के खिलाफ है। और जिस तरह से वर्ल्ड की इकोनॉमी फेस करी है सब चीज़ों को, हमें इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, बाहर जो चीज़ें इतनी ग्लोबल में वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है उससे अपने आप को बचाने के लिए हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। तो ये दोस्तों पूरा खाका था आरबीआई पॉलिसी का। क्या आरबीआई पॉलिसी का मानना है इंटरेस्ट रेट को लेकर के, क्या फॉरवर्ड आने वाली चीज़ों में हो सकती है। मेरा मेन क्वेश्चन बस ये है, मॉनसून अगर दोस्तों खराब हो जाता है ना, तो बहुत बड़ी विडंबना हमारे सामने खड़ी रहेगी। तो ये छोटी सी एनालिसिस दोस्तों आरबीआई को लेकर के, यदि आपको अच्छी लगती हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी अपडेट आपको मिले। वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।